नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील राठौर, जो बंसल हॉस्पिटल में बर्न एंड कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार। तो चलिए, आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट के बारे में। अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर सुनील राठौर से सलाह ले सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुनील आपसे मैं पूछना चाहूँगी, डायबिटिक फुट क्या है और क्यों होता है, ये समझना चाहेंगे। बिल्कुल, डायबिटिक फुट से पहले डायबिटीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डायबिटीज़ का मतलब होता है शुगर अनकंट्रोल्ड होना। आपके जो नॉर्मल शुगर लेवल्स हैं वो एक नॉर्मल शुगर लेवल से आपका जो है अप जा रहा है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या देख रहे हैं हम कि जो डायबिटीज़ जो है 45-50 की एज ग्रुप में जो देखने को मिलती थी, आजकल वो जो है 20-25 की एज ग्रुप में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस हुए हैं, उनकी वजह से ये जो डिजीज़ प्रोफाइल है वो 10 to 15 ईयर्स प्री पॉन्ड हो गई है। क्योंकि जनरली जो यंग जनरेशन है वो प्रेफर करती है बर्गर पिज़्ज़ा खाना, जिसकी कैलोरी काउंट यदि अपन देखें तो 1000 किलो कैलोरी एक बर्गर से मिलती है आपको। तो डेफिनेटली जो पैंक्रियाज है, जो शुगर को कंट्रोल करता है, वो कितना टाइम तक उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए हमेशा उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और डिजीज़ प्रोफाइल जो है अर्ली एज ग्रुप में देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं डायबिटिक फुट का। जैसे कि इसमें जुड़ा हुआ है डायबिटिक फुट, मतलब होता है कि डायबिटीज़ के मरीज में कोई भी पैरों की समस्या होती है, इसका मतलब है कि वो डायबिटिक फुट का शिकार है। अब डायबिटिक फुट होने के दो कारण होते हैं, ये समझना गहराई से आपको बहुत ज़रूरी है। पहला जो होता है वो होता है वैस्कुलोपैथी। वैस्कुलोपैथी का मतलब होता है कि डायबिटीज़ के कारण जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बढ़ा हुआ है, वो रक्त वाहिकाओं की जो नलियाँ जो रहती हैं, या जो रक्त प्रवाह की जो नलियाँ रहती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को नीचे लेके जाती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिशन होने की वजह से वो नैरो हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। उसकी वजह से नीचे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। उस प्रवाह कम होने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब होता है डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने की वजह से, शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से जो सेंसेशंस वाली नसें होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। उस कमज़ोर होने की वजह से सुनपन आने लगता है, और उस सुनपन की वजह से जब आप किसी सरफेस पे चलते हैं, पथरीली सरफेस पे चलते हैं, तो वहाँ पे कंकड़ पत्थर आपको जब गड़ते हैं तो वहाँ घाव हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता। तो ये चोट बार बार होने लगती हैं, और इन बार बार चोट होने की वजह से जो है वहाँ पे घाव जनरेट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम डायबिटिक फुट कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि डायबिटीज़ के मरीजों में किन्हीं भी कारणों की वजह से, जैसे कि मैंने पहले बताया है, पैरों में अल्सर का हो जाना ही डायबिटिक फुट है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, हमें जिस प्रकार से बता रहे हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ में किसी भी समस्या के चलते अगर पैरों में अल्सर की समस्या आती है तो उसे डायबिटिक फुट कहते हैं। डॉक्टर, आपसे समझना चाहेंगे, पैर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। अब ऐसे में जब डायबिटिक फुट की बीमारी लोगों को होती है तो उससे क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं लोगों को? देखिए, डायबिटीज़ के मरीजों में क्या क्या तकलीफ़ हो सकती हैं, सवाल बहुत अच्छा है आपका। नंबर 1, आपके पैरों में यदि अत्यधिक सुन्नपन है या फिर अत्यधिक दर्द है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके जो पैर है वो डायबिटीज़ के कारण इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। यदि आपके पैरों में बार बार कॉर्न बनते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो पैरों के आकार में जो परिवर्तन आया है उसकी वजह से प्रेशर अप एंड डाउन हो रहे हैं, और कहीं पे प्रेशर ज़्यादा और कहीं पे प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पे कॉर्न डेवलप हो रहा है। आप देखते हैं कि आपके पैरों में बार बार जो है घाव बनना शुरू हो जाते हैं, और ये घाव जो है लंबे समय तक ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप समझिए कि वो डायबिटिक फुट है। आप देखते हैं कि आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आपके पैरों में बार बार नील का इन्फेक्शन होता है, बार बार पैरों में फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो आप समझिए कि आप डायबिटिक फुट के शिकार हैं। आप देखते हैं कि आप 400-500 मीटर पैदल चल रहे हैं और आपकी जो पिड़लियाँ हैं, मतलब काफ मसल्स, उनमें पेन होना शुरू हो गया है, तो आप समझिए कि ये डायबिटिक फुट है। आप देखते हैं कि आपके पैरों के आकार में यदि परिवर्तन हो गया, वो फ्लैट फुट हो गया, या कहीं पे ज़्यादा कर्व और कहीं पे कम कर्व हो रहा है, तो आप समझिए कि ये डायबिटिक फुट है, क्योंकि इसको हम सारकोट
ऑर्थोपैथी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायबिटीज़ वाले मरीजों में देखने को मिलती हैं और इसी को हम डायबिटिक फुट के लक्षण कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आपने जिस प्रकार से हमें पहले बताया था कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उन्हीं को होती है और ये जो डायबिटिक फुट की समस्या है उसमें पैरों में अल्सर होता है, तो आपसे एक बात ये समझना चाहेंगे कि आपने बताया था 20 से 25 साल के लोगों को भी आजकल डायबिटिक फुट की समस्या आ रही है और डायबिटीज़ की समस्या आ रही है, तो क्या माना जाए कि खान-पान ही इसका मुख्य कारण है? बिल्कुल, खान-पान ही इसका मुख्य कारण है, क्योंकि एक बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करता है। वो इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। यदि आप हाई शुगर इंटेक लेते हैं या फिर हाई फैट इंटेक लेते हैं तो वो फाइनली जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस पैंक्रियाज की लिमिट जो है, सीमा जो है वो सीमित है काम करने की। यदि शुगर जो है उससे ज़्यादा रहेगी तो धीरे धीरे करके उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि उसके पास जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके जो शुगर का लेवल है वो डेफिनेटली अप होता जाएगा और यही शुगर का लेवल जो है आपकी बाकी बीमारियों का कारण बनेगा, जिसमें से एक डायबिटिक फुट है। ओके, अगर डॉक्टर समझना चाहें डायबिटिक फुट अल्सर का ट्रीटमेंट उसके बारे में, तो कैसे ट्रीटमेंट होता है डायबिटिक फुट अल्सर का? डायबिटिक फुट अल्सर का जो ट्रीटमेंट है उससे पहले समझना ज़रूरी होगा कि डायबिटिक फुट अल्सर होता कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो मुख्य कारण है, वैस्कुलरपैथी और न्यूरोपैथी। उनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और सेंसेशंस कम हो जाती है। अब न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है फुट का, उस मस्कुलर स्ट्रक्चर में एट्रोफीड होना शुरू हो जाती है, मतलब वो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। उन सिकुड़ने की वजह से पैर के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो जब पैर के आकार में परिवर्तन हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो बॉडी का जो प्रेशर है वो पैर के अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पे कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम होता है। जब कहीं पे ज़्यादा प्रेशर होता है तो प्रकृति ने शरीर को ऐसा बनाया कि वो हमेशा फाइट करता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो एक हार्ड स्किन को क्रिएट कर देता है। उस हार्ड स्किन को हम कॉर्न कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो कॉर्न जो है डायबिटिक फुट की शुरुआत नहीं अंत है, क्योंकि जो हार्ड स्किन है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, आपके जो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए बनाई गई है। जब उस कॉर्न को आप निकालेंगे या शेव करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर एक ब्लड का कलेक्शन है और यही ब्लड का कलेक्शन जो है आपके हिमेटोमा मतलब इन्फेक्शन का कारण बनता है और वहीं से डायबिटिक फुट अल्सर की शुरुआत होती है। अब आपने जो सवाल किया है कि डायबिटिक फुट अल्सर का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो डायबिटिक फुट अल्सर का ट्रीटमेंट आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक ही इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो डिजीज़ प्रोफाइल का जो सिनेरियो हो वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो कारण की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इसका कारण है वो पैर के आकार में परिवर्तन और आपके ब्लड सर्कुलेशन का कम होना है। तो सबसे पहले आपको उस कारण को जो है इरेडिकेट करना होगा, तभी आपका डायबिटिक फुट अल्सर ठीक होगा। आप यदि सोचें कि आप सिंपल ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक से उस फुट अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं तो ये आपका मिथ है, क्योंकि यदि आप जब तक उस पर्टिकुलर एरिया पार्ट को ऑफलोड नहीं करेंगे, मतलब उस एरिया के प्रेशर को कम नहीं करेंगे, चाहे वो आप शूज़ से हो करें कम या फिर आराम करके करें हम, और उस इन्फेक्शन को प्रॉपर एंटीबायोटिक्स आप कवरेज नहीं देंगे तब तक ये हील नहीं होगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो नॉर्मल घाव से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एंटीबायोटिक से पहले उसका जो प्रभाव है उसे कम करना होगा, उसके बाद ही कुछ ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर राधा है, एक कॉलर भिलाई से, वो जुड़ गई हैं। राधा, आप जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। जी जी जी। राधा, सवाल करिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरे मिस्टर 68 ईयर्स ओल्ड हैं जी। और उनको 2 साल पहले डायबिटीज फुट हुआ था। तो उसका एक बार ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद फिर भी ऊपर में मसल्स भर नहीं रहे थे। तो अभी जनवरी में 9 जनवरी को उनका फिर से ऑपरेशन हुआ और राइट पैर में है, नीचे उंगलियों के नीचे में। तो फिर वो ग्राफ्टिंग किया है, तो लेफ्ट थाई से निकाल करके उसमें लगाया गया है। बिल्कुल। तो वो लगाने के बाद सर अभी थोड़ा बचा है, माने 1 इंच का एरिया अभी भरने को बचा है। तो कितना टाइम लगेगा भरने में, और बाद में और कुछ परेशानी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि ये स्किन ग्राफ्टिंग करने के बाद कुछ स्पेशल फुटवेयर्स आपको दिए गए हैं कि आपको इन्हीं फुटवेयर्स पे पैदल चलना है, नहीं तो घाव दोबारा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। ड्रेसिंग दिया है, अभी 1 दिन ड्रेसिंग करते हैं, जी। है ना, एक दिन ड्रेसिंग करते हैं और तो भरते भरते थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन सर उनके दूसरे पैर में स्वेलिंग आती है। जी जी।
देखिए राधा जी, क्या है कि जो घाव था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो जो भी प्लास्टिक सर्जन या जो भी सर्जन रहे हो उन्होंने उस घाव को भरने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग कर दी है, क्योंकि बड़े घाव में जनरली अपन को सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो स्किन ग्राफ्टिंग बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है उस घाव को भरने के लिए। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई घाव बचा हुआ है तो हो सकता है वहाँ की जो स्किन है इन्फेक्शन की वजह से निकल गई हो, इसलिए वो घाव बचा हुआ है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि यदि अपन स्पेशल फुटवेयर्स पे नहीं पहनेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया का प्रेशर कम नहीं होगा और वो घाव जो है भरने की गति हमेशा कम रहेगी। हो सकता है उस घाव को भरने में आपको 1 से 2 महीने का टाइम लग जाए, धीरे धीरे करके वो घाव भर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घाव दोबारा नहीं होगा। यदि आप सिंपल नॉर्मल फुटवेयर्स पहन के चलेंगे तो वो घाव दोबारा होगा, और हो सकता है किसी और पार्ट में हो या फिर जहाँ पे स्किन लगाई है वहाँ पे दोबारा हो जाए। तो आपको जो है वो सुरक्षा ही बचाव रहेगा। तो आपको एक डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग होती है, उस डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग को कराना है। उस डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग में क्या होता है, एक फुट की मैपिंग होती है। उस फुट मैपिंग से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस किस पार्ट का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, उसके हिसाब से फुट का सोल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, ताकि आपके फ्यूचर में ये घाव दोबारा ना हो। क्योंकि ये बीमारी सिर्फ आज की नहीं है, जब तक अंकल की लाइफ रहेगी तब तक ये बीमारी साथ में चलेगी। क्योंकि जो न्यूरोपैथी हो चुकी है, आज तक कोई दवाई नहीं बनी है कि जो न्यूरोपैथी की जो सेंसेशन उसको दोबारा ले आए। तो पैर में चोट दोबारा लगना लाजमी है, भले ही आप कोई बड़ा काम ना करें, घर पे चलेंगे तो भी सुनपन की वजह से और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से घाव बनेगा और घाव तेजी से इन्फेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये तो आपका ट्रीटमेंट हो गया कि घाव पे आपने स्किन लगा दिया, लेकिन आपको सुरक्षा कैसे करना है। सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे कुछ पॉइंट्स रहेंगे, आप इस कार्यक्रम को देखते रहें। मैं अंत में बताऊंगा कि आप अपने पैरों को आगे होने वाले घाव को भरने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वो आपको आगे आने वाले कार्यक्रम का जो बाकी का जो पार्ट बचा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप सुरक्षित रहें और यही हमारी कामना है। चलिए, राधा को उनके सवाल का जवाब शायद मिल गया। और डॉक्टर, आपने एक जिक्र किया राधा से अभी कि फुट स्क्रीनिंग होती है, एक क्या होती है वो फुट स्क्रीनिंग, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग उसी तरह का एक टेस्ट है जैसे आप आजकल जो है कार्डियक स्क्रीनिंग कराते हैं। जैसे आजकल लोगों को लगता है कि हमें पैदल चलने में सांस चल रही है या कुछ हार्ट की समस्या से नहीं है, तो उसके लिए आप ईसीजी कराते हैं, उसके लिए आप इको टेस्ट कराते हैं, उसके आप टीएमटी कराते हैं, जिससे आप एक आपके हार्ट का एक ओवरऑल टेस्टिंग के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपका हार्ट जो है कितना कमज़ोर या कितना सुरक्षित है। उसी तरह से आजकल एक डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग होती है। डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग में हम पता लगाते हैं कि पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन कितना है, पैरों में जो आपकी सेंसेशन वाली नसें कमज़ोर हो गई हैं, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, वो कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो उसकी कमज़ोरी से हम पता लगाते हैं कि आगे होने वाले घाव की रिस्क क्या है। हम आपके फुट की एक मैपिंग करते हैं, उस मैपिंग से हमें पता चलता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में जो बॉडी का प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा है और वहाँ पे घाव बनने की संभावना फ्यूचर में ज़्यादा है। और हम एक वाइब्रेटर रहता है, उससे हम पता करते हैं कि आपके जो सेंसेशन परसेप्शन है वो कितनी है। तो इन सारी चीज़ों का एक समागम जो है उसको हम डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग कहते हैं। उस स्क्रीनिंग के रिजल्ट से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपके पैर में घाव बनने की संभावनाएं कितनी हैं, और यदि ज़्यादा है तो उनको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेस्ट का एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल से अपन को एक रिस्क का अंदाज़ा लगाया जाता है ताकि हम आगे के लिए सुरक्षित रह सकें, और उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो सावधानियां बरतना चाहिए या फिर जो टेस्ट कराना चाहिए या फिर जो दवाइयां देना चाहिए वो हम शुरू करते हैं। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग एक बहुत ही सस्ता, सरल, सुगम और एक सक्षम टेस्ट है जो आपके आने वाले समय में पैरों को बचा के रखेगा जब तक कि आपकी ज़िंदगी है। बिल्कुल डॉक्टर, शायद डायबिटिक फुट जो स्क्रीनिंग है उसको तो समझ गए होंगे लोग, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहेंगे। जिस प्रकार से आपने एक कॉलर को के साथ जिक्र किया था कि जूते अलग तरह के उन्हें दिए हैं क्या, तो आपसे ये बात समझना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज को अलग तरह के जूते पहनना चाहिए क्या? देखिए, क्या है कि जिस भी मरीज़ को डायबिटीज़ है और उसकी डायबिटीज़ की ड्यूरेशन जो है वो 5 साल को क्रॉस कर चुकी है, तो उन कंडीशंस में वैस्कुलोपैथी और न्यूरोपैथी होने की रिस्क बढ़ जाती है। आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि एक डायबिटिक मरीज़ के पूरे लाइफ टाइम में 15 से 20% रिस्क रहती है कि वो डायबिटिक फुट का शिकार होगा। अब यदि वो 15 से 20% रिस्क का डायबिटिक फुट का शिकार होगा तो लाजमी है कि हमें उसकी सुरक्षा जो है वो पहले से करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक के मरीज़ में कुछ स्पेशल फुटवेयर पहनने की ज़रूरत है क्या। तो हम डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग करने के बाद उसके रिस्क का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लो रिस्क है,
हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फुटवेयर डिज़ाइन कराए जाते हैं। ओवरऑल हम यदि बात करें कि मान लीजिए कि आपकी न्यूरोपैथी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और आप एक लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो आप हमेशा जो है एक सॉफ्ट सोल वाले कैनवास, मेरा मतलब है कि कपड़े के शूज़ पहने और हमेशा 1 नंबर बड़े शूज़ पहने। उसके पीछे का रीज़न है कि यदि आप टाइट शूज़ पहनेंगे तो फिंगर में क्राउडिंग रहेगी और कहीं ना कहीं से शू बाइट होगा, और वही शू बाइट जो है वो एक डायबिटिक फुट के एक बड़े अल्सर में और बाद में नेक्रोसिस और गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको पैर के काटने की नौबत आना पड़े। ये जो बीमारी है वो फुटवेयर से शुरू होती है और फुटवेयर पे ही ख़त्म होती है। यदि आप इम्प्रॉपर फुटवेयर पहनेंगे और शू बाइट होगा तो वहाँ से अल्सर की शुरुआत होगी, और प्रॉपर फुटवेयर पहनेंगे तो वहाँ का जो प्रेशर है वो ख़त्म होगा और बॉडी उस घाव को भर लेगी, तो प्रॉपर फुटवेयर से जो है वो घाव भर जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑफ लोडिंग शूज़ की। तो स्पेशलाइज्ड डायबिटिक फुट शूज़ उन लोगों में बनाए जाते हैं जिनमें पैर के आकार में परिवर्तन हो गया है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे अल्सर जो है वो बार बार हो रहा है, बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। आपके पैर के आकार आप देख रहे हैं कि फ्लैट फुट हो गया है आपका जो एंकल आप देख रहे हैं कि वो डिस्टर्ब हो गया है। तो जिस तरह से आप नॉर्मली पैर रखते हैं और लोगों से कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। तो उन कंडीशंस में हम डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग करने के बाद वहाँ पे फुट मैपिंग करके फिर एक सोल को डिज़ाइन करते हैं। वो सोल इस तरह से रहता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को ऑफलोड किया जाता है। ऑफलोड का मतलब है कि प्रेशर जो है वो ख़त्म किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि आपको अंगूठे के पास वाली जो हड्डी है वहाँ पर नीचे पे जो है अल्सर हो गया, तो उस पर्टिकुलर एरिया वाले सोल को हटा दिया जाता है। जब हटा दिया जाता है या फिर उस सोल में गड्ढा क्रिएट कर दिया जाता है, तो क्या होगा कि जब आप पैर रखेंगे तो उस गड्ढे पे जो अल्सर वाला एरिया वहाँ रेस्ट करेगा, तो वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा, तो बॉडी का जो प्रेशर है बाकी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब बाकी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में जो घाव था वो आधा हो गया, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो बॉडी का लगातार प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर की वजह से जो अल्सर है वो हील नहीं हो पा रहा है। और प्रकृति ने शरीर को ऐसा बनाया कि आप यदि ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक नहीं भी देंगे और उसको यदि एक वातावरण क्रिएट करके दे देंगे तो घाव को अपने आप भर लेगी। तो आप उस यदि प्रेशर को ऑफलोड कर देंगे तो धीरे धीरे करके जो शरीर है वो अपनी क्षमता के अनुसार उस घाव को भरेगा और धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम ऑफलोडिंग शूज़ कहते हैं। ये ऑफलोडिंग शूज़ बेसिकली एक नरम और एक गर्म गद्दी तैयार करते हैं, एक स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं जो आपकी फुट की जो स्किन है उसमें चोट नहीं पहुँचाते हैं। बिल्कुल। इनका डायबिटिक फुट के ट्रीटमेंट में और आगे होने वाले अल्सर के प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा योगदान है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात ये है कि स्पेशल तरह के शूज़ होते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके पैर को किसी तरह से चोट ना पहुंचे, इस प्रयास के साथ इन जूतों को डिज़ाइन किया जाता है। डॉक्टर, देखा जाए तो डायबिटिक फुट जो है उस बीमारी में आगे जाके पैर सड़ने की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो डायबिटिक फुट का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने पर क्या ये जो समस्या है इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल। डायबिटीज़ के मरीजों में अक्सर ये मिथ है कि एक बार पैर का इन्फेक्शन या गैंग्रीन हो गया तो जो पैर को जो है वो काटना ही पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें 85 to 90% जो भी एम्पुटेशंस हो रहे हैं, मतलब जो भी पैर कट रहे हैं, उनको बचाया जा सकता है यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बट उसके पीछे विडंबना ये है कि डायबिटीज़ के मरीज जिनको गैंग्रीन हुआ है या फिर जिनको अल्सर हो रहा है वो अवेयर नहीं है, और जो ट्रीटिंग सर्जन है वो इस बीमारी के डेप्थ तक अवेयर नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डायबिटिक फुट की जो बीमारी है वो ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक्स की बीमारी नहीं है। ये बीमारी है पेशेंट को शिक्षित करने की, ये बीमारी है सर्जन को शिक्षित करने की, ये बीमारी है सोसाइटी को अवेयर करने की कि आप अपने डायबिटिक फुट से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सुरक्षा ही बचाव है। यदि आप शिक्षित होंगे और आप अपने पैरों की देखभाल करेंगे तो आप उस अल्सर को होने से पहले ही बचा सकते हैं, और जब अल्सर नहीं होगा तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, गैंग्रीन भी नहीं होगा, सड़न भी नहीं होगी और एम्पुटेशन भी नहीं होगा। तो ये जो बीमारी है इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपकी शिक्षा है, वो आपकी एजुकेशन है, वो आपकी अवेयरनेस है। वो सिर्फ पेशेंट की नहीं बाकी मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस बीमारी का जो प्रोटोकॉल है वो क्या है। रीज़न ये है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि यदि आपके पैर सुरक्षित हैं तो आप घूम पाएंगे, आप वॉक कर पाएंगे, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, और आपकी यदि शुगर कंट्रोल है तो आपकी हार्ट, किडनी, आँखें और डायबिटिक फुट जिसके बारे में लोग बहुत कम अवेयर हैं वो सारे बच पाएंगे। यदि आपके पैर ही सुरक्षित नहीं हैं तो आप घूम भी नहीं पाएंगे, रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। जब रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे तो कोई भी इंसुलिन या कोई भी दवाई शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकती है, और आपके हार्ट, किडनी, आँखें तीनों डैमेज होंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी वो है कि आपको अपने पैर सबसे पहले सुरक्षित रखने हैं जिनके लिए आप अवेयर ही नहीं। भारत देश एक ऐसा है जिसमें पैरों का बहुत महत्व है
कि आप कन्या के पैर पूछते हैं, और भरत ने जो है राम की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख कर पूरा रात चलाया था। बट अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ के मरीज अपने पैरों का ख्याल ही नहीं रखते हैं, और जिन पैरों पे अपनी ज़िंदगी भर का जो शरीर का बोझ है जिसको लेके ढोते हैं। तो आपको अपने पैरों के बारे में सुरक्षित और अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए डॉक्टर, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो आपने बता दिया कि पैरों की देखभाल करना है, लेकिन कैसे डायबिटीज़ के मरीज अपने पैरों की देखभाल करें, ये भी बता दीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के कन्वर्सेशन का। आप अपने पैरों को रोज़ गुनगुने पानी से अच्छी तरीके से साफ़ करें, पैरों को अच्छी तरीके से सुखाएं, स्पेशली उंगलियों के बीच वाले स्पेसेस को, क्योंकि आपने देखा होगा डायबिटीज़ के मरीज़ की उंगलियां जो है वो पास में आ जाती हैं और थोड़ी सी कर्वेचर नीचे की तरफ आ जाता है। तो वहाँ पे जो एक्सेसिव मॉइस्चराइज़र रहता है उसकी वजह से गीलापन रहता है, फंगल इन्फेक्शन होता है और वहीं से घाव की शुरुआत होती है। दूसरी बात, आप अपने पैरों का निरीक्षण रोज़ करें। जब भी आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो आप हमेशा पैरों के तलवों को देखें कि कोई नया घाव तो नहीं है, कोई नई लालिमा तो नहीं है। कई बार बुजुर्ग होने की वजह से हम अपने पैरों के तलवों को नहीं देख पाते, तो उसके लिए आप एक हाथ दर्पण का यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि नीचे न्यूरोपैथी की वजह से आपको चोट लगी है वो तो पता लगेगा नहीं, घाव हो गया वो पता लगेगा नहीं जब तक कि उसमें मवाद नहीं आ जाती है। आप एक सूती या ऊनी मोजे पहन सकते हैं। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सफ़ेद कलर के मोजे पहने, ताकि यदि कोई नीचे घाव बनेगा तो जब वो धुलने के लिए जाएंगे तो ज़रूर पकड़ में आएगा कि कहीं ना कहीं कोई मवाद या खून का जो है वो निशान बन गया है। जैसा कि मैंने बताया कि आप हमेशा 1 नंबर बड़े कपड़े के शूज़ पहने और सॉफ्ट सोल वाले पहने, ताकि वो आपको एक नरम और गर्म गद्दी तैयार करके दें और चोट लगने से उसको बचा के रखें। नेल कटर का हमेशा इस्तेमाल करें, कभी भी ब्लेड से नाखूनों को नहीं काटें, क्योंकि यदि आप ब्लेड से नाखूनों को काटेंगे, आप ऑलरेडी बुजुर्ग हैं, आप इधर उधर इंजरी करेंगे और वहीं से घाव की शुरुआत हो जाएगी। हमेशा नेल कटर का उपयोग करें। यदि आपके नेल बहुत हार्ड हो गए हैं, बहुत ही मोटे हैं, नेल कटर से नहीं कट रहे हैं, तो स्पेशलाइज्ड डायबिटिक फुट सर्जन या फिर प्लास्टिक सर्जन से मिलकर आप उनको ट्रिमिंग करा सकते हैं। आपको कहीं पे भी लगता है कि कोई नया घाव बन रहा है या फिर कौन बन रहा है, तो आप उसका खुद इलाज ना करें, कॉर्न कैप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि यदि आप उसको ब्लेड से स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे तो आप एक नया घाव क्रिएट करेंगे और वहीं से इन्फेक्शन की एंट्री हो जाएगी। तो आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी रूटीन लाइफ में उतार के लेके आएंगे तो आपके सबसे महत्वपूर्ण अंग जो फुट है, जिनकी वजह से आप वॉक कर रहे हैं, आप अपने लाइफ टाइम तक उसको बचा पाएंगे और किसी तरह के गैंग्रीन, सड़न या एम्पुटेशन से बच पाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक संदेश भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को दे दें अंत में कि क्या किस तरह से सावधानियां और बरतनी चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि डायबिटिक फुट अल्सर से घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये मिथ पालने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ एम्पुटेशन ही होगा। ये जो कन्वर्सेशन हमने किया है इसको आपको समझना ज़रूरी होगा कि कैसे अपने पैरों की देखभाल करना है, पैर कितने महत्वपूर्ण है आपके शरीर में। और ये जो इन्फॉर्मेशन आज हमने शेयर की है, मैं दर्शकों से चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। हो सकता है कि कुछ दर्शक ना देख रहे हों, आपके रिलेटिव्स हों या फिर आपके रिश्तेदार हों या फिर पड़ोसी हैं, तो आप इस वीडियो को यूट्यूब लिंक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोग अवेयर हो पाएँ। यदि लोग अवेयर होंगे तो अपने पैरों की देखभाल करेंगे तो ये अल्सर नहीं होगा और गैंग्रीन नहीं होगा और एम्पुटेशन या फिर पैर कटने की संभावना ही नहीं होगी। तो यहाँ पे सुरक्षा ही बचाव है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर तमाम जानकारी दर्शकों से और हमसे साझा करने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।